हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई बिना बात किए हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन में मैंने आपको जो पढ़ाया था वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए थे। एक तो बताई थी मैंने आपको ठोसों की दरों में विलेयता, और उसमें हमने 3 विलयनों के बारे में बात की थी, संतप्त विलयन, असंतप्त विलयन और अति संतप्त विलयन, और उसको प्रभावित करने वाले कारक डिस्कस कर लिया था मैंने आपके साथ। उसको रिवाइज नहीं करेंगे बार बार। फिर हम जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे गैसों की द्रव में विलेयता, और मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी गैस विलय को द्रव विलायक में घोलते हो तो द्रव विलायक द्वारा गैस का कर लिया जाता है भाई अवशोषण। और अवशोषण क्यों होगा? क्योंकि आपके पास जो विलायक है उसमें जगह जगह हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, और उन हाइड्रोजन बंधों के बीच में थोड़े बीच में क्या बन जाते हैं? स्पेस। उन स्पेस में जो गैस के अवयवी कण है वो आकर बैठ जाते हैं, उनका हो जाता है भाई अवशोषण। उसको देने वाला साइंटिस्ट क्या था? बुनसेन। उसको बोलते हैं अपन अवशोषण गुणांक। उसे क्या बोलते थे हम? अवशोषण गुणांक। ये बात की थी मैंने पिछले वाले लेक्चर में। फिर हमने देखा कि आप जो गैस को द्रव विलायक में मिला रहे हो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। उसमें हम टोटल 4 कारकों की बात की थी। पहला कारक था हमारे पास गैस की प्रकृति, दूसरा कारक था हमारे पास विलायक की प्रकृति, तीसरा कारक था हमारे पास टेम्परेचर, और चौथा कारक था हमारे पास प्रेशर। पहला कारक क्या था भाई? गैस की प्रकृति, कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। अगर मान लो अगर आपकी गैस पोलर है और अगर आपका सोलवेंट भी पोलर है तो विलेयता ज्यादा होगी। लेकिन मान लो आपकी गैस तो पोलर है और आपका सोलवेंट नॉन पोलर है तो विलेयता क्या होगी भाई? कम होगी। पता है आपको कि समान समान को घोलता है। दूसरी बात की मैंने विलायक की प्रकृति के बारे में, कि मान लो अगर आपके पास नॉन पोलर गैस है, जैसे O2 हुई, N2 हुई, H2 हुई, अगर आपके पास नॉन पोलर गैस है तो घुलना किसमें पसंद करेगी? नॉन पोलर सोलवेंट में। यानी अगर आपके पास अध्रुवीय गैस है तो विलायक भी आपके पास क्या होना चाहिए भाई? अध्रुवीय। चाहे भले आप CCl4 ले लो या आप बेंजीन ले लो, क्योंकि दोनों ही कौन से विलायक होते हैं? अध्रुवीय। लेकिन अगर आपके पास गैस पोलर है, जैसे मान लो आपने HCl गैस ले ली, तो इसके लिए जो विलायक का आप चुनाव करोगे वो भी क्या होना चाहिए भाई? ध्रुवीय। तो इसके लिए कौन सा विलायक लोगे आप? H2। बात सही है। तो विलेयता ज्यादा होगी, अन्यथा विलेयता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर हमने तीसरी बात की टेम्परेचर के बारे में, और मैंने आपसे कहा भाई अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आप जो विलय मिला रहे हो वो गैस अवस्था में है, और आप जानते हो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस के पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी और वो दूर दूर भागेंगे, वो विलयन में मिलना पसंद नहीं करेंगे। अगर वो विलयन में मिलना पसंद नहीं करेंगे तो हम कह देंगे कि वहां पर विलेयता का मान क्या हो जाएगा? कम। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता का मान क्या हो जाएगा भाई? कम। यानी विलेयता जो है वो टेम्परेचर के क्या होती है भाई? व्युत्क्रमानुपाती। क्या होती है भाई? व्युत्क्रमानुपाती। बात क्लियर है? क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उनको ऊर्जा मिलेगी और गैस के अणु क्या भागेंगे? दूर दूर भागेंगे, वो विलयन में मिलना पसंद नहीं करेंगे। इस कारण से विलेयता का मान क्या हो जाएगा भाई? कम। जबकि ठोसों में टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, कि वहां पर ठोस था, यहां पर गैस है, तो कंडीशन तो अलग होगी ना भाई। ये 3 कारक मैंने आपसे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक इंपॉर्टेंट कारक की बात करेंगे, और वो कारक कौन सा हमारे पास? 4 फैक्टर कौन सा हमारे पास? प्रेशर। ध्यान से देखना भाई, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको दाब। अगर मैं बेसिक बात करूं तो मैंने आपसे कहा था, मान लो आपके पास ये बीकर है या कंटेनर है, जो भी है, इस कंटेनर में ध्यान से देखना भाई इस चीज को आप, इस कंटेनर में मान लो वाटर भरा हुआ है, वाटर। अब आपने ऊपर से इसमें क्या मिला दिया भाई? गैस। आपने गैस के अवयवी कण मिला दिए इसमें, और वो अवयवी कण यहां पर आ गए भाई, सरफेस पे आ गई वो अवयवी कण। ये कौन है भाई? ये है गैस के अवयवी कण, गैस के अवयवी कण। ठीक है। अब मान लो अगर आप ऊपर से प्रेशर लगाते हो, तो बताओ गैस के पार्टिकल जल्दी घुलेंगे नहीं घुलेंगे? घुलेंगे नहीं घुलेंगे? इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको। आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी होंगी, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2 को भरा जाता है। उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या होता है? CO2 को उच्च दाब पर भरा जाता है। जैसे अगर आपने हाई प्रेशर लगाया तो जो CO2 है वो उस विलयन में क्या हो जाती है भाई? घुल जाती है। तो जैसे आप देखते हो, जैसे आपने ढक्कन ओपन किया तुरंत वहां से CO2 क्या निकल जाती है? बाहर। होता ही नहीं होता? इसका मतलब ये हुआ कि उस कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में CO2 को हाई प्रेशर पे भरा गया है। बात क्लियर है? तो मैं कहूंगा जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी,
उस हेनरी ने एक नियम दिया, उसे बोलते हैं हेनरी नियम। उसे क्या बोलते हैं हम? हेनरी नियम। उसे क्या बोलते हैं हम? हेनरी नियम। लेकिन हमको एक बात तो समझ में आ गई, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो विलेयता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ठोसों में ऐसा नहीं था। मैंने आपसे कहा था कि ठोसों में दाब का कोई प्रभाव ऑब्जर्व नहीं होता, वहां पर दाब की कोई बात होती नहीं, क्योंकि ठोस को आप कंप्रेस कर ही नहीं सकते। जब ठोसों पर आप दाब ही नहीं लगा सकते तो दाब के प्रभाव का अध्ययन क्या करोगे भाई? लेकिन आपको पता है गैसों को दबाया जा सकता है। भाई आपने परफ्यूम यूज की होगी, उसमें क्या होता है, जैसे आप उस जो भी आपके पंप वाला साइज है उसको जैसे प्रेस करते हो तो वहां प्रेशर लगता है, और प्रेशर के द्वारा गैस वहां से क्या निकल जाती है भाई? बाहर। यानी गैसों पर दाब का प्रभाव ऑब्जर्व होता है। जैसे जैसे आप दाब बढ़ाओगे वैसे वैसे गैसों की द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसको समझाने के लिए वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम दिया जिसे बोलते हैं हेनरी नियम। उसे क्या बोलते हैं हम? हेनरी नियम। बात समझ में? अब सुनो हेनरी नियम कहता क्या है। अब मैं बताता हूं आपको हेनरी नियम है क्या। देखो भाई, जब भी आप हेनरी नियम की बात करोगे, पहली बात सुन लेना, जब भी आप हेनरी नियम की बात करोगे तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए भाई? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए भाई? कांस्टेंट। यानी आपको तापक्रम को नियत करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया आपने? भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है किसने किया है? हेनरी ने। उसने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको समझा सकता हूं। भाई आप सोचो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि टेम्परेचर और विलेयता जो है वो आपस में अपोजिट होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता का मान क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। पता है आपको चीज का? अब सुनो, हेनरी ने क्या किया कि आपको टेम्परेचर क्या रखना है भाई? कांस्टेंट। क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं किया तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा विलेयता का मान तो वैसे वैसे कम हो जाएगा। मतलब विलेयता का मान बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा? तो उसने इस कारक को हटा दिया कि मैं तो टेम्परेचर को क्या कर दूंगा भाई? कांस्टेंट। क्योंकि जब टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दोगे तो अब आपकी जो विलेयता है उस पर ओनली किसका प्रभाव होगा भाई? प्रेशर का। किसका प्रभाव होगा? प्रेशर का। क्योंकि उसने टेम्परेचर तो क्या कर दिया? कांस्टेंट। अगर उसने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो आपकी जो विलेयता है वो ओनली फॉर ओनली किस पर निर्भर करेगी? प्रेशर पर। और आपको पता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, हेनरी नियम जब ही लगेगा जब टेम्परेचर क्या होगा भाई? कांस्टेंट। क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं किया, पता है आपको चीज का, कि अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं किया तो विलेयता का मान क्या हो जाएगा भाई? चेंज हो जाएगा। जबकि ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं करना उसको। इसलिए हेनरी ने जब अपना नियम दिया तो टेम्परेचर को क्या कर दिया भाई? कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट करके इस विलेयता पर किसके प्रभाव का अध्ययन किया? दाब के प्रभाव का। उस दाब के प्रभाव का अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? हेनरी नियम। क्या बोलते हैं? हेनरी नियम। तो सुनो ध्यान से, हेनरी क्या बोलता है? स्थिर ताप पर, ताप स्थिर है, स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता पर, सुना ध्यान से, स्थिर ताप पर, ताप क्या कर दिया उसने? परिभाषा लिखता हूं ध्यान से मैं, स्थिर ताप पर गैसों की, स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता पर, द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम दिया जिसे क्या बोलते हैं हम? जिसे हेनरी नियम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? हेनरी नियम कहा जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है भाई? कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या है भाई? कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपने तापमान को नियत नहीं किया तो फिर वहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। पता है इस चीज का? तो हेनरी ने पहले देख लिया इस चीज को। उसको पता था कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा विलेयता का मान वैसे वैसे कम हो जाएगा। तो उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट करके ओनली विलेयता पर किसका अध्ययन किया? दाब के प्रभाव का। उस नियम को क्या बोलते हैं हम? हेनरी नियम। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हेनरी नियम है क्या। ये बात तो आपको क्लियर है कि स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम दिया जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? हेनरी का नियम। अब सुनो, हेनरी का नियम है क्या? हेनरी का नियम है क्या? मैं हेनरी का नियम आपको बेसिक से एडवांस तक का पढ़ाऊंगा भाई। देखो है क्या? हेनरी लो, हेनरी का नियम है क्या? सुनो बात ध्यान से। हेनरी कहता है, हेनरी जो कहता है उसको हम भी जानते हैं। उसने क्या कहा कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे
वैसे वैसे विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो हम भी जानते हैं, ये तो हम भी जानते थे कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ेगी। पता आपको चीज का। तो हेनरी ने क्या कहा कि जब भी किसी गैस को द्रव में घोला जाता है, जब भी किसी गैस को द्रव विलायक में घोला जाता है, तो जो गैस की मात्रा है m, सुना बात ध्यान से, नियम सुना ध्यान से। हेनरी क्या बोलता है और हेनरी का नियम है क्या, नियम ये कहता है कि जब भी किसी गैस को द्रव विलायक में घोला जाता है, लेकिन ताप क्या रहना चाहिए भाई, कांस्टेंट, एक निश्चित ताप पर। मैं कह सकता हूं जब भी किसी गैस को एक निश्चित ताप पर द्रव विलायक में घोला जाता है, तो गैस की मात्रा m उस गैस द्वारा लगाए गए दाब P के समानुपाती होती है। मतलब बात सही है कि नहीं? क्या बोला नियम, वापस सुनना ध्यान से। एक निश्चित ताप पर जब किसी गैस को द्रव विलायक में घोला जाता है, तो गैस की जो मात्रा m है वो उस गैस द्वारा लगाए गए दाब P के समानुपाती होती है। वह दाब किसके समानुपाती है, P के। इस नियम को क्या बोलते हैं हम, हेनरी का नियम। इसे क्या बोलते हैं हम, हेनरी का नियम। वापस सुनो ध्यान से। एक निश्चित ताप पर, और ताप कांस्टेंट क्यों किया पता है आपको इस चीज का, एक निश्चित ताप पर जब किसी गैस को द्रव विलायक में घोला जाता है, तो गैस की मात्रा m गैस द्वारा लगाए गए दाब P के समानुपाती होती है। क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से, परिभाषा लिखता हूं मैं, उससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। एक निश्चित ताप पर, इस परिभाषा में उसने काफी बड़ी बात कह दी। देखो, एक निश्चित ताप पर जब किसी गैस को द्रव विलायक में घोला जाता है, तो गैस की मात्रा क्या ले ली, इसमें स्मॉल है। गैस द्वारा लगाए गए दाब क्या होता है, P के समानुपाती होती है। यानी अगर आपने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर किसी गैस को द्रव में घोला है, तो गैस की जो मात्रा है वो किसके समानुपाती होगी, उस गैस के दाब के। देखो, उस गैस द्वारा लगाए गए दाब, मतलब यहां पर आपको पूरी विलयन का दाब नहीं देखना, आपको देखना है गैस का दाब। क्या देखना है आपको, गैस का दाब। मतलब आपको कंप्लीट दाब की बात नहीं करनी। यहां पर जो दाब लोगे आप, वो लोगे पार्शियल प्रेशर। क्या लोगे यहां पे, पार्शियल प्रेशर। इसे बोलते हैं आंशिक दाब। इसे क्या बोलते हैं, आंशिक दाब। इसे क्या बोलते हैं भाई, आंशिक दाब। कहोगे सर ये आंशिक दाब क्या है भाई, पूरा दाब कब होता, जब आप कंप्लीट विलयन की बात करते। लेकिन उसने क्या कहा कि जो गैस की मात्रा है वो गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, उससे और से कोई मतलब नहीं है। जो गैस आप डाल रहे हो उसी के दाब की क्या होगी, वो समानुपाती। क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे आप विलयन बनाओगे, तो मान लो आपने गैस के पार्टिकल को यहां पे डाला, तो ऊपर से भी तो दाब लगेगा 1 atm। भाई वायुमंडल का दाब नहीं होता 1 atm, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। उसने तो ये कहा है कि आपकी जो मात्रा है वो ओनली किसके समानुपाती होगी, इस गैस के दाब की। और ये दाब कौन सा होगा, आंशिक दाब। क्योंकि पूरा दाब जब होता जब इस 1 atm को भी आप काउंट कर लेते। पता आपको उस चीज का, तो इसको बोलते हैं हेनरी का नियम। वापस सुनना, एक निश्चित ताप पर जब किसी गैस को द्रव विलायक में घोला जाता है, तो गैस की जो मात्रा m है उस गैस द्वारा लगाए गए दाब P के समानुपाती होती है। इसे बोलते हैं हम हेनरी नियम। इसे क्या बोलते हैं, हेनरी नियम। और यहां पर जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है भाई, पार्शियल प्रेशर। कौन सा प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में आंशिक दाब। बात क्लियर है? अब सुनो बात ध्यान से। अब हेनरी के नियम को हम आगे मॉडिफाई करते हैं। आपको पता है जब भी कोई कांस्टेंट का साइन हटता है, तो हमको, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, तो हमको क्या लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट। यहां पर ले लिया मैंने कांस्टेंट के, और ये लिख दिया P। ये क्या लिख दिया भाई, P। अगर मुझे इस K की इकाई चाहिए, तो K बराबर क्या हो जाएगा, M बटा P। भाई अगर आपको K की यूनिट चाहिए तो K बराबर क्या होगा, M अपॉन P। M क्या है, मात्रा किलोग्राम ग्राम कुछ में तो होगी ना भाई। मान लो मैंने किलोग्राम में ले लिया, मान लो मैंने ग्राम में ले ली। प्रेशर क्या है, प्रेशर की इकाई जानते हो, या तो एटीएम होगी या अपने पास होगी बार, या क्या होगी अपने पास, बार। कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि बताओ इस K की इकाई क्या है। एक बात ध्यान रखना, ये जो K है यहां पर, ये जो आपके पास यह K है, वो K हेनरी K नहीं है। इसको क्या है, इसको कई किताबों में ये लिखा हुआ है हेनरी स्थिरांक।
ये हेनरी स्थिरांक नहीं है, ऐसे तो है लेकिन मॉडर्न टाइम में इसको आप हेनरी कांस्टेंट नहीं बोल सकते। अब कहोगे सर फिर ये हेनरी स्थिरांक नहीं है तो फिर कौन हेनरी स्थिरांक है, बताऊंगा मैं आपको, अभी सुनो आप ध्यान से। हेनरी ने क्या बोला कि एक निश्चित ताप पर किसी भी गैस को जब द्रव विलायक में घोला जाता है तो उसकी जो मात्रा है गैस द्वारा लगाए गए दाब पी के समानुपाती होती है। और आप जानते हो जब ये समानुपाती वाला साइन हटेगा तो हमको एक कांस्टेंट के लगाना पड़ेगा, और अगर इस के की मुझे यूनिट चाहिए तो एम डिवाइड में पी चल जाएगा। एम की यूनिट है किलोग्राम या ग्राम, या प्रेशर की एटीएम बार यूनिट निकल के आ जाएगी आपके सामने। बात क्लियर है? ये रिलेशन था हेनरी का। अब सुनो, फिर हेनरी के नियम का नया संशोधन किया गया। देखो हेनरी ने क्या किया, हेनरी ने जो किया वो हमको भी पता था। देखो उसने कहा जो प्रेशर है वो डायरेक्ट डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी पे। सुनो देखो हेनरी क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप दाब बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों सोल्यूबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलेयता। भाई हमको भी तो पता है, ये हमको पता था कि जैसे जैसे आप दाब बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यही होता है। और आप जानते हो विलेयता क्या होगी, विलय की विलायक में घुलने की क्षमता। विलेयता क्या है कि आपने जो विलय लिया है उसको आप किस में घोल रहे हो, विलायक में। मतलब आप विलय को विलायक में घोल रहे हो और उसका बना रहे हो विलयन। और जब भी बात विलयन की मैं करता हूं तो वहां पर लेते हैं सांद्रता इकाइयां। क्या लेते हैं, सांद्रता इकाइयां। और जो हेनरी ने जो सांद्रता इकाई ली वो सांद्रता इकाई ये थी भाई, मोल भिन्न। क्या थी वो, मोल भिन्न। और मोल भिन्न को किससे दिखाते हैं हम, एक्स से। ये से आप काई बोल सकते हो, बताया था मैंने आपको। वापस सुना ध्यान से, हेनरी ने कहा अगले नियम में कि जो प्रेशर है वो डायरेक्ट डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी पे, कि जैसे जैसे आप दाब बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं कि विलेयता क्या है, विलय को विलायक में घोलने की क्षमता। तो मैं कहूंगा आप सांद्रता की बात कर रहे हो, और जहां जहां सांद्रता की बात होती है वहां पर हम क्या लेते हैं, सांद्रता इकाइयां। और जो हेनरी ने सांद्रता इकाई ली वो सांद्रता इकाई कौन सी ले ली भाई, मोल भिन्न। यानी विलेयता का सीधा संबंध किससे मान लिया उसने, किससे मान लिया भाई, मोल भिन्न से। तो मैं कहूंगा प्रेशर जो है वो डायरेक्ट किस पर डिपेंड करेगा, मोल भिन्न। और मोल भिन्न किसके, गैस के, क्योंकि वहां पर विलय कौन था भाई, गैस था। अरे भाई आप जानते हो ना कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता बढ़ेगी। और विलेयता को क्या माना है उसने, मोल भिन्न। और क्यों माना है पता आपको चीज का, क्योंकि आप विलेयता क्या है, विलय को विलायक में घोलने की क्षमता। तो उसने जो सांद्रता इकाई ली वो सांद्रता इकाई कौन सी ली भाई, मोल भिन्न। तो मैं कहूंगा प्रेशर किसके समानुपाती होगा, उस गैस की मोल भिन्न के। अगर मैं यहां से इसको हटाऊं तो मुझे लगाने पड़ेगा एक कांस्टेंट, उसे बोलते हैं हम के एच, और साथ में आएगा अपने पास एक्स गैस। ये संबंध कहलाता है हेनरी नियम। और यहां पर जो के एच है उसे बोलते हैं हम हेनरी स्थिरांक। इसे क्या बोलते हैं हम, हेनरी स्थिरांक। इसे क्या बोलते हैं हम, हेनरी स्थिरांक। ये जो के एच है, H4 है हेनरी और K4 है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम हेनरी कांस्टेंट। और सोचो अगर मुझे इस हेनरी कांस्टेंट की इकाई चाहिए, अगर मुझे इस के एच की इकाई चाहिए तो बताओ इस के एच की इकाई क्या होगी। आपको पता है मोल भिन्न की तो कोई इकाई नहीं होती। अरे मोल भिन्न की कोई इकाई होती है क्या, मोल भिन्न तो इकाई रहित होता है। तो मैं कहूंगा जो प्रेशर की इकाई होगी वो इकाई किसकी होगी भाई, केएच की। और आप जानते हो प्रेशर की इकाई क्या होती है, एटीएम या बार, जो भी आप लो। तो केएच की इकाई क्या होगी, या तो एटीएम होगी या क्या होगी अपने पास बार होगी, या क्या होगी अपने पास बार। बात क्लियर है कि केएच की इकाई क्या होगी, या तो अपने पास एटीएम होगी या अपने पास क्या होगी भाई, बार। ध्यान से देख लीजिए आप कि केएच की जो हमारे पास इकाई है या तो एटीएम होगी या अपने पास क्या होगी भाई, बार। बात क्लियर है। तो उसने क्या कहा कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता बढ़ेगी। और हम जानते हैं विलेयता क्या है, विलय को विलायक में घोलने की क्षमता। और जहां पर विलेयता की बात होगी वहां पर किसकी बात करेंगे हम, सांद्रता की। और इसने जो सांद्रता इकाई ली वो सांद्रता इकाई कौन सी है भाई, मोल भिन्न। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर किसके समानुपाती होगा, उस गैस की मोल भिन्न के। और जैसे आप इस साइन को उठाओगे तो वहां पर आपको लगाना पड़ेगा एक समानुपाती स्थिरांक, और उसको बोलते हैं हम हेनरी स्थिरांक। उसको क्या बोलते हैं हम, हेनरी स्थिरांक। और इस हेनरी स्थिरांक की इकाई क्या होगी, मोल भिन्न की तो कोई इकाई नहीं होती। तो इसकी इकाई जो प्रेशर की इकाई है वो इकाई किसकी होगी भाई, केएच की। और आप जानते हो प्रेशर की इकाई क्या होती है, एटीएम या क्या होती है अपने पास बार। बात क्लियर है, ये बात आप क्लियर है। अब सोचो अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट मानूं, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट मानूं तो बताया आपको, अगर किसी चीज का अगर आंसर कांस्टेंट है तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट। मतलब के एच इंटू एक्स गैस, ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या है, अगर मान लो इसका मान 20 है तो इन दोनों को मिलकर क्या करना पड़ेगा, 20। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी 2 हो जाएगी, अगर इसकी 2 है तो इसकी 10 हो जाएगी। मतलब मान तो कितना रहना है, 20। मतलब KH और जो X गैस है उनमें आपस में संबंध कैसा हो जाएगा भाई, उल्टा। कैसा हो जाएगा, अगर मैं KH और अगर X गैस की बात करूं तो इनमें आपस में संबंध कैसा हो जाएगा भाई, उल्टा। इस फॉर्मूले से निकल के आ गया।
सर ये कैसे आया, सुनो बात ध्यान से। मैं कह रहा हूं अगर मान लो अपने पास प्रेशर कांस्टेंट है, अगर अपने पास प्रेशर कांस्टेंट है तो इन दोनों की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट तो ये दोनों भी कांस्टेंट है। तो मैं कहूंगा KH और X गैस जो है, X गैस जो है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा। मान लो इनका मल्टीप्लिकेशन 20 आता है, तो मान लो अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 2 होगी, अगर मान लो इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 10 होगी। मतलब अगर जब KH बढ़ता है तो X गैस की वैल्यू बढ़ती है, और जब KH की वैल्यू बढ़ती है तो X गैस की वैल्यू बढ़ती है। तो मैं कहूंगा KH और बताओ जो मोल फ्रैक्शन है गैस के, उनमें संबंध उल्टा होगा कि नहीं होगा, उनमें संबंध कैसा हो जाएगा भाई, उल्टा। यानी जैसे जैसे KH बढ़ेगा वैसे वैसे, सुनो ध्यान से क्या क्या निकल के आ गया, जैसे जैसे KH बढ़ेगा वैसे वैसे गैस के मोल बिन घटेंगे, और जैसे जैसे मोल बिन घटेंगे वैसे वैसे प्रेशर घटेगा, और मैं कहूंगा वैसे वैसे क्या घट जाएगी भाई, विलेयता। यानी KH का मान बढ़ने पर विलेयता का मान क्या होगा, कम। क्यों होगा, क्योंकि KH बढ़ने पर मोल भिन्न का मान घटेगा, मतलब विलेयता का मान क्या हो जाएगा वहां पे, कम। जैसे जैसे KH बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता का मान क्या हो जाएगा भाई, कम। बात क्लियर है, बात क्लियर है आपको ये कि प्रेशर किसके समानुपाती है, विलेयता के। और हम जानते हैं विलेयता को किससे दिखाया हमने, X गैस से, क्योंकि इसने जो सांद्रता इकाई ली वो सांद्रता इकाई अपने पास कौन सी, मोल भिन्न। तो हमने कहा कि प्रेशर किसके समानुपाती होगा, गैस की मोल भिन्न के। जैसे आप समानुपाती स्थिरांक यहां से हटाओगे आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसे बोलते हैं हम हेनरी कांस्टेंट। बात क्लियर है, इसकी इकाई निकाल दी मैंने, प्रेशर। मैं कह रहा हूं अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू घटेगी, और अगर X गैस की वैल्यू घट रही है तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, तो X गैस की वैल्यू घटेगी, और अगर X गैस की वैल्यू घट रही है तो विलेयता का मान भी क्या हो जाएगा भाई, कम। तो मैं कहूंगा जैसे जैसे KH का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। बात क्लियर है। अब देखो ये अपने पास इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन क्या आई अपने पास, P इजकल टू KH गैस, ये आ गए अपने पास। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है भाई, ये X है, X इसको ऐसे दिखा दो, ऐसे उससे पता रहेगा आपको। ये क्या है, P इजकल टू KH इंटू X गैस। अगर आप मैथमेटिक्स के हो तो आपको पता है एक फॉर्मूला चलता है Y इजकल टू MX। एक फॉर्मूला क्या चलता है, Y इजकल टू MX। बायोलॉजी वाले टेंशन ना ले, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे रासायनिक बलगति की तो वहां पर मैं एक ग्राफ बनाना बताऊंगा आपको। अभी तो आप समझो कि ये जो इक्वेशन है वो Y इजकल टू MX को फॉलो कर रही है। तो ये तो अपने पास हो गया M, ये अपने पास हो गया X, और ये अपने पास हो गया Y। तो देखो इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो यहां पर तो लेते हैं हम YX को, यहां पर लेते हैं XX को, तो यहां पर Y कौन है हमारे पास P, तो यहां तो ले लूंगा प्रेशर को, और यहां पे X पर कौन है X गैस, तो यहां ले लिया मैंने X गैस को। और जब भी Y इजकल टू MX होता है तो उसका ग्राफ हमेशा यहां से जाता है, ओरिजिन से। ये लो जी, और ये जो M है वो दिखाती है भाई स्लोप को। किसको दिखाती है, स्लोप को बोलते हैं ढाल। तो ये जो ढाल है इसका ढाल, ये ढाल किसके बराबर होगा, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये ढाल किसके बराबर होगा भाई, KH के बराबर। किसके बराबर होगा, KH। यानी ये जो कोण बढ़ रहा है ना, ये कोण, ये जो ढाल है वो किसके बराबर होगा भाई, KH। ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है हेनरी नियम का। ये हेनरी नियम का आलेखीय निरूपण है। क्या है, हेनरी नियम का आलेखीय निरूपण। कौन सा निरूपण है, आलेखीय निरूपण। कौन सा निरूपण है हेनरी नियम का, आलेखीय निरूपण। ध्यान से देख लीजिए आप कि हेनरी नियम कहता क्या है। बाकी हेनरी नियम में ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सा नियम है, ज्यादा कुछ इस नियम ने बातें नहीं की। देखो वापस मैं बता दूं आपको हेनरी नियम क्या है। हेनरी ने क्या किया, उसने बोला कि अगर आप तापमान कांस्टेंट कर दो तो आपकी जो विलेयता है वो ओनली फॉर ओनली किस पर डिपेंड करेगी भाई, प्रेशर पे। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर उसने परिभाषा दी कि एक नियत ताप पर जब किसी गैस को द्रव विलायक में घोला जाता है तो गैस की जो मात्रा m है वो गैस द्वारा लगाए गए दाब P के समानुपाती होती है। यानी m किसी समानुपाती होगा भाई P के। क्लियर है। और जब आप समानुपाती स्थिरांक हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उसको हमने K बोल दिया, और उसकी यूनिट बता दी थी मैंने आपको, लेकिन मैंने कहा था वो हेनरी स्थिरांक नहीं है। तो उसने क्या कहा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता बढ़ेगी। और विलेयता क्या है, विलय को विलायक में घोलने की क्षमता। मतलब आप बात कर रहे हो सांद्रता की, और अगर सांद्रता की बात कर रहे हो तो आपको सांद्रता इकाई का चयन करना पड़ेगा। और हेनरी ने जो सांद्रता इकाई ली वो ली उसकी मोल भिन्न। तो मैं कहूंगा प्रेशर किससे समानुपाती होगा, उस गैस की मोल भिन्न के। जैसे आप इसको हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम हेनरी कांस्टेंट। और इसकी इकाई क्या होगी, क्योंकि मोल भिन्न की तो कोई इकाई नहीं होती, प्रेशर की जो इकाई है वो इकाई किसकी होगी भाई, KH की। तो प्रेशर की इकाई अपने पास ATM हो सकती है, बार भी हो सकती है। तो हेनरी स्थिरांक की इकाई भी क्या होगी, या तो ATM होगी या क्या होगी अपने पास, बार होगी। फिर हमने कहा कि ये जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू mx है, और y इक्वल टू mx का ग्राफ हमेशा ये बनता है, यहां पर लेते हैं हम y, यहां पर लेते हैं x, और यहां पर लेते हैं हम ढाल, यानी यहां पर लेंगे हम m। तो देखो ये y आ गया, ये अपने पास x आ गया, और ये अपने पास जो स्लोप है किसको दिखाएगी, हेनरी स्थिरांक को। ये हो गया अपने पास हेनरी नियम का
आलेखीय निरूपण। क्या होगा ये? हेनरी नियम का आलेखीय निरूपण। एक बात हो, वो बात इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। वो बात क्या है? ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी बात। अब सुनो, एक बात इंपॉर्टेंट क्या है। अगर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखूं, देखो आप कहोगे अगर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखूं कि एस गैस समानुपाती पी, देखो कुछ नहीं किया, इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो मामला कुछ अलग हो गया। कई मेथड ऐसे होते हैं जो यूनिलेटरल होते हैं और कई इक्वेशन ऐसी है जो बाइलेटरल होती है। मतलब एक इक्वेशन तो ऐसी है, उसे चाहे आप इधर से देखो चाहे आप उधर से देखो, आंसर बिल्कुल समान आएगा। लेकिन कई इक्वेशन ऐसी होती है, अगर आपने उसको इधर वाली वैल्यू को इधर कर दिया और इधर वाली वैल्यू को उधर कर दिया तो उसका मान क्या हो जाएगा? चेंज। देखो आप कैसे हो, अगर मान लो ये प्रेशर इस मोल भिन्न के सीधे समानुपाती है तो हमारे पास KH की वैल्यू क्या आती है? ATM। लेकिन मैंने अब की बार उल्टा कर दिया, एस गैस को तो इधर लेके आ गया और प्रेशर को इधर ले लिया, बात तो एक ही है। अब देखो आप जैसे आप इसको हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को मान लिया मैंने KH और ये ले लिया मैंने P। ये क्या ले लिया मैंने? P। अब सोचना आप, अगर मुझे KH की इकाई चाहिए तो KH बराबर क्या होगा? ऊपर तो आएगा मोल फ्रैक्शन और नीचे क्या आएगा भाई? प्रेशर। आपको पता है इसकी तो कोई इकाई नहीं होती और इसकी इकाई क्या होती है? ATM। तो आपके पास जो KH की इकाई आएगी तो ATM नीचे, बताओ ऊपर में जाएगा ATM इनवर्स होगा कि नहीं होगा? मतलब ये KH और ये KH जो है, बताओ दोनों अलग अलग है कि नहीं? तो इसे तो बोलते हैं KH, इसे बोलते हैं KH डैश। इसे क्या बोलते हैं भाई? ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, इसे क्या बोलते हैं भाई? KH डैश। तो सुनना, अगर एग्जाम में ये लिखा हुआ है ना, अगर एग्जाम में ये लिखा हुआ है और फिर आपसे KH की इकाई पूछी जाए तो आप क्या लिख के आओगे? ATM इनवर्स। लेकिन अगर एग्जाम में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और आपसे प्रेशर की इकाई, वो KH की इकाई पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे? ATM या बार। जबकि अगर ये लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे? ATM इनवर्स। देख लो आप, अगर इक्वेशन को मैंने जैसे चेंज किया, बताओ मामला उल्टा हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया। या इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे आप क्या लिख सकते हो? KH डैश। KH डैश बराबर क्या होगा? 1/KH। ये तो लिख सकता हूं, KH डैश बराबर क्या हो सकता है? 1/KH। क्यों हो सकता है? क्योंकि 1/KH की वैल्यू क्या होती है? ATM में। तो इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना, तब भी ATM इनवर्स ही होगा भाई। ATM ऊपर जाएगा तो भी तो ATM इनवर्स ही होगा। तो KH डैश को क्या लिख सकते हैं हम? 1/KH। क्या लिख सकते हैं हम? 1/KH। बात क्लियर है? तो ये थोड़ा एडवांस की बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि जैसे अगर आपने इक्वेशन को उल्टा किया तो ये जो कांस्टेंट है उसकी इकाई भी क्या हो जाएगी भाई? अपोजिट हो जाएगी। बात क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप। आज के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे हम वाष्प दाब के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में। ये हेनरी नियम इतना ही था, इसके थोड़े अनुप्रयोग हैं कि कैसे कैसे यूज होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। आज के लिए इतना ही, बात करेंगे भाई अगले वाले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद।